नमस्कार दोस्तों। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग भारत में बैंकिंग व्यवस्था यानी बैंकिंग सिस्टम जो है किस तरीके से प्रारंभ हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और जब बैंकें नहीं थीं तो किस तरीके से जो मानव हैं वो अपना रुपए पैसे का लेन देन करते थे और वर्तमान स्वरूप है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किस तरीके से विकसित हुआ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ये सभी नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस हैं। अगर आप सीजीएल मेंस का पेपर देने वाले हैं यानी कि आपका प्री हो ही गया होगा, आज लास्ट डे था, आपको पता लग गया होगा कि हमारा प्री में होने वाला नहीं होने वाला है। अगर आप उसका मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपका। साथ में जो सीएचएसएल में आपका जो 2022 की वैकेंसी आई है फरवरी मार्च में इसका पेपर होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जो आपकी बैंकिंग के लिए तो रामबाण है ही है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये डेवलप हुई। तो बैंकों की सामान्य परिभाषा से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में ही मुद्रा को सहेजने वाली एजेंसियों और उन पर ब्याज देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। भारत में बैंकिंग के मूल को पुरातन महाजन परंपरा से जोड़कर देखा जाता है, जो लोगों को जरूरत के समय पैसे उधार देते थे। अब यहाँ पे एक शब्द आता है पुरातन महाजन, यहाँ की जैसे कि जो बैंकिंग व्यवस्था है कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल से भी संबंधित है, क्योंकि अगर हम देखें वहाँ पे जो लेन देन के लिए वो गायों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जितनी जिसके पास गाय होंगी वो उतना ही धनवान होता था। अगर कुछ चीज लेनी है तो मुद्रा के रूप में वो गाय को देते थे। साथ में एक शब्द आता है ये महाजन, जैसे कि अभी भी अगर आप पिछड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, अगर किसी गरीब इंसान को या जो आपकी मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है उसको पैसे चाहिए तो बैंकों से तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा भाई, किसी बड़े आदमी के पास जाएगा, बोलेगा कि साहब हमको इतना रुपया चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा या तो आप अपनी कोई कीमती वस्तु रखिए, सोना चांदी जेवर कुछ भी है आपके पास, या फिर आप अपना खेत रख दीजिए। तो वो लोग महाजन होते हैं, यानी कि किसी कीमती वस्तु के बदले कुछ समय के लिए एक बहुत ही बड़ी आपकी एक तरीके से दर के रूप में पैसे देते हैं, और वो लोग महाजन होते हैं। ठीक है। साथ में मिस्र और ऐसी ही दूसरी पुरातन सभ्यताएं, चाहे मेसोपोटामिया हो, ईरान की सभ्यता हो, या भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता है के साथ में व्यापारिक लेन देन के दौरान भी ऐसी ही संस्थाओं का जिक्र मिलता है। अगर हम भारत की बात करें, जो सिंधु सभ्यता है, और यहाँ पर एक आप ये भी क्वेश्चन सीख लीजिए, क्योंकि जो विदेशी सभ्यताएं थी, चाहे वो ईरान की हो गई या आपकी मेसोपोटामिया की हो गई, मिस्र की कोई भी सभ्यता ले लीजिए, जो सिंध यानी भारत को है वो व्यापारिक रूप से वो मेलुहा के रूप में जानते थे। ठीक है, अगर कोई व्यापार करना है तो मेलुहा वहाँ पे मेंशन मिलता था, सिंधु या भारत वहाँ पे एक तरीके से मेंशन नहीं होता था। ठीक है। अब एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है गुजरात में, आपका उसका नाम है लोथल, भोगवा नदी के किनारे है आपका। अब लोथल में कुछ विदेशी मोहरें मिली हैं। अब देखिए, विदेशी मोहरों मिलने का मतलब क्या है कि विदेशों से व्यापार होता था, या विदेशी व्यक्ति यहाँ पे कोई आता जाता रहा होगा, कुछ भी मतलब हो सकता है यहाँ का। तो इन मुद्राओं का कोई ना कोई तो संचालक होगा ना कहीं तो एक तरीके से संग्रहित होती होंगी। तो इन सब चीजों से कहा जा सकता है कि इस जो वर्तमान प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, इससे इतर कुछ ना कुछ संस्थाएं ऐसी होंगी जो मुद्राओं का संग्रहण या एकत्रण करती होंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम आधुनिक बैंकिंग जिसे हम आज उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, कुछ भी हो, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, स्वरूप मुख्य रूप से यूरोपियंस की ही देन है। यानी कि जब यूरोपीय कंपनियां हमारी भारत में आई थी, लगभग 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था ये, और उन्होंने क्या किया, अपनी सुगमता के कारण जैसे ही उनका व्यापार भारत में बढ़ने लगा, तो उन्होंने सोचा भाई पैसा बढ़ रहा है तो इसको क्या किया जाए। तो पैसे को रखने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑफिस खोल दिए, और वही ऑफिस वर्तमान में क्या, बैंक के रूप में स्थापित कर दिए गए। आज भी इस प्रणाली को ज्यादातर नए प्रयोग उन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे जो भी डेवलपमेंट आते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो ये सभी डेवलपमेंट आपके जो हैं यूरोपियंस के द्वारा ही, या यूरोपीय कंट्री हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। अगर हम जरूरत क्यों पड़ी इसकी बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके पास पैसा ज्यादा हो गया था। अब पैसा ज्यादा हो गया तो उनको कहीं ना कहीं तो रखना है ना। अब ऐसा तो नहीं भाई जेब में डाले घूमते रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनके इस पैसे का प्रबंधन करे, मैनेजमेंट करे। तो उसी के रूप में चल करके आगे ये जो उनका मैनेजमेंट संस्थाएं थी वो क्या हो गई, वो बैंक के रूप में उभर के सामने आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में जब सभ्यता अपने पूरे शिखर पर थी, यहाँ चारों तरफ ऐश्वर्य और पैसे का बोलबाला था। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, ऋग्वैदिक सभ्यता हो,
क्योंकि भारतीय सभ्यताएं ऐसी थीं, कभी ना कभी अपने चरम पे पहुंची, उसके बाद में वो धीरे धीरे एक तरीके से क्षरण की ओर अग्रसित हुई। पैसे का प्रबंधन के लिए बैंक जैसी संस्थाओं की जरूरत पड़ गई। वेदों में एक कुशीदन नाम का पद है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया स्टेटमेंट के रूप में, चाहे वो आयोग का पेपर हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, पूछा गया है कि कुशीदन जो पदाधिकारी है वो किस लिए जाना जाता था। जो ऋग्वेद में कुशीदन नाम का पद उल्लेख मिलता है, उस दौर में उसे जो पैसों के प्रबंधन के लिए जाना जाता था, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कैशियर मान लीजिए। कुशीदन क्या था? कैशियर, यानी का से कुशीदन और का से कैशियर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसका उल्लेख सूत्रों और जातक तक में भी मिलता है, यानी जो जातक कथाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और मुख्य रूप से जातक कथाओं में जो बुद्ध की हैं वो पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करें अगर कौटिल्य अपनी किताब अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र जो है वो मुख्य रूप से राजनीति शास्त्र पर पुस्तक लिखी गई है, ना कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र में भी इन ऋण पत्रों का उल्लेख किया है। जैसे वर्तमान में जो आरबीआई है या गवर्नमेंट है डिबेंचर जारी करती है, उसी रूप से कौटिल्य ने लगभग 2500 साल पहले ही बता दिया था कि ऋण पत्र नाम की कोई चीज होती है, और इन ऋण आलेखों कहकर इनको संबोधित किया था। ठीक है, आगे क्या हुआ? मौर्य काल आते आते राज्य सत्ता बैंकिंग का काम करने लगती हैं, और इसके प्रमाण सामने आते हैं। उल्लेख मिलता है कि राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने का वादा पत्र दिया करता था। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में सरकारें करती हैं, किसी भी देश की सरकार हो, अगर मान लीजिए बैंक से उसको पैसा चाहिए तो एक क्या पत्र दे देगी, उस पर लिख देगी कि भाई इतना पैसा हम ले रहे हैं और ये संपत्ति हमारी जो है आप अपने पास रख लीजिए। या आरबीआई भी यही सेम करती है, मान लीजिए बैंकों से पैसा उधार लेती है तो डिबेंचर जारी करती है एक तरीके से, जो मौर्य काल में ही कौटिल्य ने बता दिया था। ठीक है, यह प्रथा बाद में व्यापारियों ने भी अपना ली, और 185 ईसा पूर्व आते आते ऐसे वादा पत्र आम प्रचलन में चले गए। वादा पत्र क्या? भाई हम वादा करते हैं कि आपसे इतने पैसे लिए हैं या आपको पैसे इतने दिए हैं, और फला फला टाइम पे या इतने दिन बाद में आपको लौटा देंगे। तो इस तरीके से रहा होगा उनका वादा पत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत किस तरीके से होती है। ठीक है, भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत इस देश में औपनिवेशिक काल की शुरुआत के साथ ही माना जाता है। ठीक है, जब आज से लगभग 200 साल पहले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। ठीक है, यानी कि वही लगभग 1598 से ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। इनमें से अंग्रेजों को यहाँ पांव जमाने का अवसर मिल गया, और व्यापार के साथ उन्होंने अपनी आय और मुद्रा के प्रबंधन के लिए बैंकों की जरूरत पड़ी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पहले 3 बैंकों की नींव भारत में रखी। जैसा कि मैंने बताया था पिछले अभी कुछ देर पहले कि उनको क्या हुआ कि इतना पैसा हो गया था, इतना प्रॉफिट कमा लिया भारत से कि उनको पैसे रखने की जगह नहीं, तो कुछ ना कुछ ही ऑफिस बना दिए उन्होंने कि भाई आप जो है हमारे पैसे का मैनेजमेंट करिए, और वही ऑफिस आगे चल करके क्या हो गए, बैंकों का रूप ले लिया। और शुरुआत में 3 बैंकों की नींव पड़ी थी। वो 3 बैंक कौन कौन से, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये वाली स्लाइड आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ? क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों का प्रभाव जो सबसे ज्यादा था वो बंगाल में बढ़ा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बंगाल में ही 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से पहला बैंक खोल दिया। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहला खोला गया बैंक कौन सा था, तो 1909 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से बंगाल में ही खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? इसके बाद में अपने दूसरे प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे कि बॉम्बे हो गया, यानी कि वर्तमान का मुंबई, और मद्रास वर्तमान का चेन्नई, प्रेसिडेंसी में 1840 में जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की शुरुआत कर दी गई। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले कौन सा बैंक खुला? 1809 में बैंक ऑफ बंगाल खुला, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खुला, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खुल गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 का एक तरीके से रिवोल्ट हुआ, यानी कि दंगे हो गए, दंगे नहीं 1857 की क्रांति बोल सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की को समाप्त कर दिया गया एक अध्यादेश के द्वारा, और शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के तहत दे दिया गया। तो भाई इन बैंकों का क्या मतलब, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्षेत्रीय रूप से कार्य करती थी, बंगाल यानी कि जितना भी कोस्टल एरिया था वो पूरा घेरे हुए थी। लेकिन जैसे ही विद्रोह हुआ उसके बाद में क्या किया, इसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया, या इसमें क्या किया गया कि आप
भारत में रह के व्यापार नहीं कर सकते, अब सीधे जो है महारानी के हाथों में कंट्रोल दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ भाई, देख रेख करने वाला कोई रहा नहीं, तो महारानी ने इन तीनों बैंकों को मिला करके एक बैंक बना दिया और उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक जो है वो किन बैंकों का मिला जुला रूप है, यानी कि जो तीन बैंकें थी, बंगाल की, बंबई की और आपकी मद्रास की, तो उन तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और बाद में क्या हुआ, इस इंपीरियल बैंक ही आज़ादी के बाद भारत का प्रमुख बैंक बना, जिसे 1955 में नाम परिवर्तित कर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। यानी कि जो वर्तमान आप एसबीआई देखते हो, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के बाद में, क्योंकि आरबीआई तो आपका केंद्रीय बैंक है, लेकिन उसके बाद में अगर आरबीआई को हटा दिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा बैंक आपका एसबीआई आता है। ठीक है, जहां पे हमेशा होता है कि भाई लंच के बाद आना, सीधी सी बात है ये। तो ये जो एसबीआई है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, 1809 में खुले हुए बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में खुले हुए बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में खुले हुए बैंक ऑफ मद्रास का एक तरीके से मिलन हुआ, इंपीरियल बैंक बन गया। और इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित कर दिया गया। तो ये आपका है वर्तमान स्वरूप। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इतिहास में मुद्रा का संचालन और प्रबंधन किया जाता था और वर्तमान आते आते किन तरीके से इन सब चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो आगे हम लोग शुरू करेंगे आरबीआई से, क्योंकि हम लोगों ने एसबीआई की स्थापना कर दी है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई किस तरीके से स्थापित हुई और इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं, क्या कार्य करती है और इनका प्रबंधन क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मत शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।